मेरी मौसी मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गई और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मैं उनको देखकर बहुत खुश हो गया क्योंकि यहाँ मेरी जान पहचान वाला कोई नहीं था। मैं बिल्कुल मदहोश हो गया था दोस्तों। फिर मौसी मुझे अपने घर ले गई। रात के 10 बज चुके थे। मौसी ने कहा, चलो अब लेट जाते हैं। बाहर रात गहरी हो रही है और अंदर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता जा रहा था। फिर मौसी मेरे बिल्कुल करीब आ गई, या यूं कहें कि मुझसे चिपक गई। दोस्तों, मैं बिहार के छोटे से गांव का रहने वाला हूं और मेरी उम्र 23 साल है। ये कहानी मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची घटना है। मैं अपने रिश्तेदार की शादी में उनके गांव गया हुआ था। वैसे तो मैं शादी में नहीं जाना चाहता था, मगर पापा मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। उसी गांव में मेरी एक दूर की रिश्तेदार की मौसी का घर भी था। उनका नाम बीना था और उसकी शादी को करीब 6 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं थी। मौसी भी उसी की शादी में आई हुई थी। मैंने उन्हें दूर से देख लिया था, लेकिन मौसी ने मुझे नहीं देखा था। उनका बचपन भी हमारे गांव में ही बीता था, क्योंकि वह हमारे गांव के स्कूल में पढ़ती थी। जब मैं उनको देखा करता था तो देखता ही रह जाता था। वह किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। मैं उनकी खूबसूरती को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। सच कहूँ तो मुझे मौसी से भी जलन होने लगी थी। उस दिन मैंने औरतों का आकर्षण महसूस किया था। मैं थोड़ा गुमसुम टाइप का हूँ, जल्दी किसी से घुलता मिलता नहीं हूँ, लड़कियों से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उस दिन मौसी की खूबसूरती मेरे मिजाज बदल कर रख दिया था। मैं उनकी बाहों में जाने के सपने देखने लगा था। पता नहीं क्यों मेरे दिल में इस तरह के विचार आ रहे थे। मैंने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर दिल तो मानने को तैयार ही नहीं था। वह जहाँ भी जाती मैं उनको छुप छुप कर देखा करता। उस दिन मैंने पहली बार अपने दिल को इतना मजबूर होते हुए देखा था। कुछ ही देर कुछ ही घंटे में एक अच्छे भले आदमी से पागल दीवाना बन गया था। फरवरी का महीना था दोस्तों, तो ठंड भी कुछ ज़्यादा ही पड़ती जा रही थी। रात के साथ साथ ठंड भी बढ़ रही थी। शादी का माहौल था, तो सोने की व्यवस्था भी कुछ ठीक ठाक नहीं थी। मैं था कि अब ऐसी सर्द में रात कैसे कटेगी, लेकिन मालिक ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मौसी मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गईं और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मैं मौसी को देखकर बहुत खुश हो गया था, क्योंकि यहाँ मेरी जान पहचान वाला कोई भी नहीं था। मौसी का बचपन मेरे गांव में ही बीता था, क्योंकि वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पढ़ाई करती थी। इस तरह मौसी का मुझसे लिपटने मुझे बेहद सुकून दे रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उनकी यह छुअन अपनी ओर खींचती जा रही थी। दिल कर रहा था कि मौसी मुझसे ऐसी ही लिपटी रहे। उनके छुअन से एक अलग ही तरह का आनंद मिल रहा था, जिसे मैंने पहली बार महसूस किया था। मैं बिल्कुल मदहोश सा हो गया था। तभी मौसी मुझसे अलग होते हुए बोली, रमेश, तुम कब आए? मैंने पहली बार महसूस किया था और मौसी के साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। अंधेरी रात थी और साथ में रास्ते भी बहुत सुनसान था। मौसी ने कहा, रमेश, मुझे अपना हाथ दे दो। अंधेरे में मैं तुम्हें रास्ते का पता नहीं चलेगा। मैं अपना हाथ मौसी की तरफ बढ़ा दिया। अपने हाथ में उनका कोमल हाथ पकड़कर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। आहिस्ता हम दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर उनके घर की तरफ बढ़ने लगे। उसी रास्ते से कुछ और लोग भी अपने गांव की तरफ जा रहे थे। वो मौसी की तरफ देखते हुए बोले कि उसको मत देखो, नहीं तो अपशगुन हो जाएगा। ऐसे शुभ मौके पर बांझ का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि विजय को तो इसे तलाक दे देना चाहिए और दूसरी शादी करके अपना घर बसाना चाहिए। अंधेरी रात होने के कारण उन्हें इस बात का अभ्यास नहीं था कि हम भी उनके पीछे पीछे हैं, इसलिए वह इस तरह की बातें कर रही थीं। उनकी बातें सुनकर मौसी ने मेरे हाथ को ज़ोर से भींच लिया, जैसे कि वह किसी असलियत को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझे भी यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि मौसी कितना कुछ बर्दाश्त कर रही हैं।
आप बहुत अच्छी हैं, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा इतना कहते ही वो रोते हुए मुझसे लिपट गईं और कहने लगी कि रमेश, यह आज की बात नहीं, यह तो मेरे साथ होता ही रहता है। मेरा अब जीने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मैं फिर उनको अपने से अलग किया और उनके हाथों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, मौसी, इस तरह की बात नहीं किया करते। मैंने उनको कई बार समझाया। कुछ देर के बाद वह शांत हो गईं। करीब आधा घंटा चलने के बाद आखिरकार हम घर पहुंच गए थे। मैं अंदर गया तो देखा कि मौसा घर पर नहीं थे। मैंने मौसी से मौसा के बारे में पूछा तो मौसी बोली, तुम्हारे मौसा किसी काम से दिल्ली गए हुए हैं और 2-3 दिन में आएंगे। खाना तो हम शादी में ही खा के आ चुके थे। तो मौसी ने जाते ही दोनों का बिस्तर बिछा दिया। ठंड बहुत थी तो हम दोनों अपनी अपनी चारपाई पर रजाई में घुसकर आपस में बात करने लगे। थोड़ी देर इधर उधर की बात करते करते मैंने अचानक ही उनसे पूछ लिया, मौसी, शादी के इतने साल बाद आपको अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? मेरी बात सुनकर मौसी काफ़ी उदास हो गईं और रुआसी होकर बोली, क्या बताऊं रमेश, तुम्हारे मौसा के अंदर ही शायद कोई कमी है। उन्होंने यह बात तो मुझे आज तक नहीं बताई, बल्कि ये बात उन्होंने मुझसे छुपाई है। जिस क्लिनिक में वो टेस्ट करवाने गए थे, वहाँ एक मेरी फ्रेंड काम करती है। तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारे पति को इस तरह की प्रॉब्लम है। मैं भी आज तक उनसे कभी इस बारे में कोई बात नहीं की। हाँ, एक बात ज़रूर है कि वहाँ साधु महात्माओं पर ज़्यादा विश्वास करते हैं वे, और उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी करते हैं और उन पर पैसे भी बहुत ज़्यादा लुटाते रहते हैं। कोई कहता है कि 6 महीने में खुशखबरी मिल जाएगी और कोई साल के अंदर खुशखबरी मिलने की बात करता है। सब 6 सालों से ऐसे ही चलता चला आ रहा है। एक ने तो अभी 3 महीने में ही खुशखबरी का वादा किया है। लेकिन रमेश, मैं जानती हूँ कि इन सब से कुछ नहीं होने वाला। पर इतनी बात कहते हुए मासी रोने लगी। मुझे भी अच्छा नहीं लगा और मैं अपनी चारपाई से उठकर उनकी चारपाई पर जाकर बैठ गया। अपने हाथों से मौसी के आंसू पोंछने लगा। फिर मैं मौसी के आंसू पोंछने के बाद अपनी चारपाई पर वापस आने लगा तो मौसी मेरा हाथ पकड़कर बोली, रमेश, अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मैं कुछ कर बैठती। तुम बहुत अच्छे हो रमेश, तुमने आज मुझे बचा लिया। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहने लगी, बहुत कम ही मर्द ऐसे होते हैं जो औरत के दर्द को और उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं। तुम ही एक हो रमेश। मुझे यह सुनकर अच्छा लग रहा था। बात करते हुए मौसी मेरे हाथ को दबाए जा रही थी। मैं उनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता था, मगर मेरे दिल के अंदर एक तूफान उठ रहा था। मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी उनको प्यार करूं, मगर मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था। फिर उन्होंने कहा, जो भी लड़की तुमसे शादी करेगी वह बहुत खुश नसीब होगी, क्योंकि तुम औरतों को इज्जत करते हो और उनकी भावनाओं को भी अच्छे से समझते हो। वह अपने ही बातों में उन्होंने देखा कि इस सर्द रात में मैं बिना कुछ ओढ़े ही बैठा हूँ। फिर उन्होंने कहा, रमेश, रजाई के अंदर आ जाओ, ठंडा बहुत है। यह सुनने के बाद मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब हम दोनों रजाई के अंदर एक साथ थे। उन्होंने कहा, सॉरी रमेश, मैं तो अपना ही दुखड़ा रोए जा रही हूँ। तुम बताओ कुछ अपने बारे में, कैसी चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी? मौसी, बस अब जॉब की तलाश में ही गुजर रही है, मगर जॉब है कि मिलती ही नहीं। कोई बात नहीं रमेश, अभी तो तुम्हारे पास लंबी ज़िंदगी पड़ी है, जॉब मिल जाएगी। मौसी मेरे बिल्कुल करीब आ गईं, या यूँ कहें कि मुझसे चिपक गईं। रमेश, तुम्हारे मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि तुम्हारी भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए? विचार तो मौसी आते हैं, मगर कभी कोई ऐसी मिली ही नहीं आज तक। फिर मौसी मेरी तरफ मुड़ गई। उन्होंने मुझसे कहा, रमेश, तुम्हें किस तरह की गर्लफ्रेंड चाहिए? मैं भी तपाक से कह दिया कि बिल्कुल आपकी तरह चाहिए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए देखा। मेरी तरह ही क्यों चाहिए? मैंने कहा, अच्छी नहीं मौसी, बहुत अच्छी लगती हैं आप मुझे।
अब मुझे थोड़ा सा यकीन हो रहा था। अब मौसी भी मुझे इंटरेस्ट ले रही थी। बाहर सर्दी रात बढ़ती जा रही थी और अंदर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता जा रहा था। फिर मौसी बोली, तुम पहले इंसान हो रमेश जिसने मुझे इतने गुण दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बातों से मौसी को बहुत खुशी मिल रही थी। होती भी क्यों ना, हर इंसान तारीफ का भूखा होता है। मैं मौसी से एक बात कहना चाहता था, लेकिन शब्द जुबान पर आते आते रुक जाते थे। लगता था कि मौसी कहीं मेरी बात का बुरा ना मान जाएं। पता नहीं क्यों मैं मौसी को हमेशा खुश देखना और उनके हर गम मिटाना चाहता था। फिर मैंने हिम्मत करके मौसी से बोल दिया, मौसी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगी? रमेश, तुम कुछ भी कह सकते हो, मैं तुम्हारे किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। मौसी, मैं आपको औलाद का सुख देना चाहता हूँ। यह बात सुनते ही मौसी एकदम खामोश हो गई और मुझे भी कुछ घबराहट हुई। कुछ देर बाद खामोशी को तोड़ते हुए मैंने कहा, मौसी मुझे माफ़ कर दो, शायद मैंने गलत कह दिया है। नहीं नहीं रमेश, तुम कुछ भी गलत नहीं कह रहे हो। तुम अपना समझकर ही मुझे ये सब बातें कही हैं। मैं तो रमेश यह सोच रही थी कि गलत नहीं होगा क्या। फिर मैंने कहा, अगर बहुत कुछ ठीक करने के लिए थोड़ा सा गलत किया जाए तो मेरी समझ में यह गलत नहीं होगा। फिर मौसी बोली कि रमेश, तुम्हें तो 8 बजे बारात के साथ जाना था। जब मैं वहाँ से जाने लगा तो मौसी ने कहा, शाम को भी यहीं आना। रमेश, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। फिर मैं बारात के साथ चला गया। मौसी उस दिन शादी में नहीं आई थी। रात के 9 बज चुके थे और मैं खाना खाकर मौसी के घर की तरफ चल पड़ा। मौसी मेरा इंतज़ार कर रही थी और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, रमेश, आज मैंने पूरा दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी मौसी, मैंने कहा। फिर मौसी ने कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी पीकर हम दोनों बेड पर बैठ गए। फिर मौसी बोली, रमेश, मैं तुम्हारी कल वाली बात से सहमत हूँ। मैंने कहा, मौसी देखना, आपकी आने वाली ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मौसी बोली, आजा मेरे बिस्तर पर और मुझे औलाद का सुख दे दे। मैं उनके बिस्तर के अंदर चला गया और एक तूफ़ान के साथ दोनों ठंडे पड़ गए। अगले दिन मौसी बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। मैं भी उनको देखकर बहुत खुश हुआ था। फिर मौसी ने मुझसे कहा, रमेश, तुमने मेरी हर तमन्ना पूरी कर दी, इसके लिए थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस आपकी खुशी चाहता हूँ और मालिक से यही दुआ करूँगा कि आप हमेशा खुश रहें। इस तरह मैं मौसी के घर पर 2 दिन था और मैं मौसी को हर खुशी देने का भरपूर प्रयास किया। जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो मौसी की आंखों में आंसू थे। मैंने उनको गले लगाया और उनसे दोबारा मिलने का वादा करके वहाँ से अपने घर रवाना हो गया। करीब 2 महीने बाद मुझे उनका फ़ोन आया। वह कह रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई और मैं मालिक का धन्यवाद किया। दिवाली से कुछ बाद मौसी को बेटा हुआ। मेरा बहुत मन था कि मैं अपने बेटे को देखने आऊँ, लेकिन मौसी मेरी दूर के रिश्ते में थी तो बिना कारण उनके घर जाना ठीक नहीं लगा। उन दिनों स्मार्टफ़ोन भी नहीं हुआ करते थे जो मैं अपने बेटे की तस्वीर भी देख पाता। आखिरकार 2 साल बाद एक रिश्तेदार की शादी में मौसी से मुलाकात हो गई। फिर मैं वहाँ अपने बेटे को देखा, मेरी आंखें नम हो गईं। मैं बहुत भावुक हो गया था, लेकिन मैं किसी तरह अपने ऊपर काबू रखा। मौसी बहुत खुश थी और उनकी खुशी देखकर मुझे लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जिसमें आपने अभी अपनी मौसी को, मामी को गर्भवती किया हो? तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी सारी स्टोरी आपके चैनल पर सबसे पहले दिखाई दें। मिलते हैं दोस्तों राज स्टोरी चैनल पे। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए।